तो फ्रेंड्स फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2018 में आई साई-फाई कॉम्प्लेक्स मूवी द गेटवे की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा, जिसकी IMDb रेटिंग 5.7 है। इस फिल्म की कहानी पैरेलल वर्ल्ड या मल्टीवर्स की थ्योरी पर बेस्ड है। सो सबसे पहले मैं पैरेलल वर्ल्ड या मल्टीवर्स की थ्योरी को आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसकी कहानी की ओर आगे बढ़ूंगा। फ्रेंड्स, हमारा जो यूनिवर्स है उसे यूनिवर्स सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अकेला एग्जिस्ट करता है, लेकिन कई साइंटिस्ट की थ्योरी के अनुसार हमारे यूनिवर्स जैसे दिखने वाले कई और यूनिवर्स हो सकते हैं, जिसमें ये भी हो सकता है कि वहाँ हमारी पृथ्वी जैसी दिखने वाली एक और पृथ्वी हो, जहाँ पर हमारे या फिर आपके जैसे दिखने वाले इंसान हो। क्योंकि वो पृथ्वी हमारी पृथ्वी जैसी दिखने वाली होगी और उस पृथ्वी पर हमारी या फिर आपकी भी एक कॉपी मौजूद होगी। इसी कारण उस दुनिया को हम लोग पैरेलल वर्ल्ड कहते हैं। इस फिल्म की कहानी जेन नाम के एक रिसर्चर के आसपास घूमती है, जो चीजों को टेलीपोर्ट करने पर रिसर्च कर रही होती है। इसकी फैमिली में मैट नाम का इसका हस्बैंड होता है, जो इसे काफी प्यार करता है और जिसके प्यार के कारण इसके पास जेक नाम का एक लड़का और समांथा नाम की एक बेटी होती है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें जेन को दिखाया जाता है, जहां वह दरवाजे को खोलकर अपने घर के अंदर दाखिल होती है। जब वह आगे बढ़कर डाइनिंग रूम के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है उसकी फैमिली या फिर उसके बच्चे के साथ बैठकर कोई दूसरी जेन खाना खा रही है। इन सारी चीजों को देखने के बाद जेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वह वापस से घर से बाहर निकल आती है। अब कहानी आती है 3 सप्ताह पहले, जहां हमें जेन को जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद वह अपने घर पर पहुंचती है, जहां पर वह अपने हस्बैंड मैट के द्वारा बनाए हुए सुबह के नाश्ते को करती है और फिर अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात उसके असिस्टेंट रेग से होती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद ये दोनों यानी रेग और जेन मिलकर चीजों को टेलीपोर्ट करने वाले रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें इन दोनों के ऑफिस में 2 स्क्वायर पॉट को दिखाया जाता है। यहाँ पर जेन और रिग मिलकर इस स्क्वायर पॉट को खोलते हैं और उसके अंदर एक एप्पल को रखते हैं, जिसके बाद ये दोनों 100 पेटावाट की एनर्जी लगाकर इस एप्पल को दूसरे स्क्वायर पॉट में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता और इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड के कारण जेन वापस से ट्राई करती है। इस बार वह 200 पेटावाट की एनर्जी लगाकर एप्पल को दूसरे स्क्वायर पॉट में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है। पिछली बार की तरह इस बार भी एप्पल तो टेलीपोर्ट नहीं होता, लेकिन एप्पल रखे स्क्वायर पॉट में एक रोशनी जलती है। फिर उसके बाद पूरे बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे की कहानी में हमें जेन और मैट को उनके फार्म वाले पेज पर दिखाया जाता है। यहाँ पर जेन कहती है, आज मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी उसकी वजह से पूरे बिल्डिंग की लाइट चली गई। पता नहीं कब मेरा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा और मुझे एक्सपेरिमेंट करने के पूरे पैसे मिलेंगे। जेन की बात सुनकर मैट जेन को संभालता है और उसे किस करता है, जिसके बाद वो जेन को घर पर ले जाता है। घर पर पहुंचने के बाद ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं, फिर उसके बाद रात में फिजिकली इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जेन कुछ वीडियोस को देखने के बाद अपने ऑफिस में पहुंचती है, जहां पर वह रेग की हेल्प से 350 मेगावाट की एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके स्क्वायर पॉट में रखे हुए एप्पल को दूसरे स्क्वायर पॉट में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है। जिसके बाद स्क्वायर पॉट में एक लाइट जलती है और बिल्डिंग की लाइट कुछ क्षण के लिए कट हो जाती है। ये दोनों हड़बड़ा कर स्क्वायर पॉट के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है उस स्क्वायर पॉट में एप्पल नहीं है। ये दोनों पास पर एक दूसरे स्क्वायर पॉट को देखते हैं कि वहां पर शायद एप्पल टेलीपोर्ट हो गया होगा, लेकिन एप्पल वहां पर भी नहीं होता। ये दोनों थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन जल्द ही जेन को ये आइडिया हो जाता है कि उसने किसी बायोलॉजिकल एंटिटी को डिसेंबल करना सीख लिया है। आगे की कहानी में हमें जेन को उसके फार्म वाले ब्रिज पर दिखाया जाता है, जहां पर वह मैट के आने का इंतजार कर रही होती है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसे मैट का कॉल आता है, जिस पर मैट हड़बड़ाते हुए कहता है, आई लव यू जेन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बच्चों को कहना वो मुझे मिस ना करे, मैं उसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पर जेन कुछ समझ पाती इससे पहले फ़ोन कट हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें जेन को कार ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद वह उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हुए होते हैं। अगले क्षण हम व्यूअर्स को पता चलता है इस एक्सीडेंट में मैट की जान चली गई है। मैट के मर जाने के बाद जेन
समांथा और जेक के साथ अपने फार्म वाले तालाब के पास खड़ी होती है, जहां पर वह हिंदू रीति रिवाज से मैट की अस्थियों को विसर्जित करती है। अब कहानी आती है 2 सप्ताह बाद, जहां हमें जेन को बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाया जाता है। अपनी माँ को डिप्रेस देख जेक अपनी मौसी रूथ को घर पर बुलाता है, जहां पर रूथ जेन को बहुत ज़्यादा समझाती है, जिसके बाद जेन वापस से काम करने में लग जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर जेन बहुत ज़्यादा मैट को मिस कर रही होती है। एक दिन प्रोजेक्ट पर काम करते समय जेन को ऐसा लगता है अगर वह किसी तरह से एक्सपेरिमेंट के दौरान गायब हुए एप्पल की सही लोकेशन पता कर लेगी, तब वह इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे पर पहुंच जाएगी। ऐसा सोचने के बाद वह फटाक से अपने ऑफिस में पहुंचती है और रिग की हेल्प से अपनी कोऑर्डिनेट को एक पेपर पर लिख के उस स्क्वायर पॉट में डालती है और फिर टेलीपोर्टेशन का काम शुरू करती है, जिसके बाद उस स्क्वायर पॉट में लाइट जलती है और उसके अंदर रखा हुआ पेपर गायब हो जाता है। अब कहानी आती है 2 दिन बाद, जहां पर जेन समांथा और जेक को खाना खिला रही होती है कि उसी समय उसके पास रेग का कॉल आता है और वह उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। जब जेन ऑफिस में पहुंचती है तब उसे पता चलता है पिछली एक्सपेरिमेंट के दौरान जो कोऑर्डिनेट इन दोनों ने भेजी थी उसका रिप्लाई एक पेपर पर आया है जिस पर थैंक्स लिखा हुआ है। जिसके बाद इन दोनों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका कम्युनिकेशन एक हेल्दी सिविलाइजेशन या फिर उन्हीं की तरह दिखने वाले सेम सिविलाइजेशन से हो रहा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए जेन एक वीडियो कैमरे को ठीक उसी जगह पर टेलीपोर्ट करती है और कुछ क्षण बाद इनके लैब में लगे हुए दूसरे स्क्वायर पॉट की लाइट जलती है। जब ये दोनों स्क्वायर पॉट को खोलकर देखते हैं तो वहां पर वही कैमरा होता है जो इन्होंने भेजा होता है। जब ये दोनों कैमरे को ऑन करके देखते हैं तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में जीन की तरह दिखने वाली लड़की होती है जो चीज़ों को टेलीपोर्ट करने पर रिसर्च कर रही होती है और जिसके पास जीन की तरह लैब होता है। इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि इन दोनों ने मिलकर पैरेलल वर्ल्ड में जाने का रास्ता खोज निकाला है। आगे की कहानी में हमें जीन को बेड पर सोया हुआ दिखाया जाता है। सोते समय वह सपना देखती है कि मैट उसे अपने पास बुला रहा है। मैट को अपने पास बुलाते देख जीन की आंखें खुल जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वह बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वह परेशान होकर अपने लैब में पहुंचती है जहां वह सोचती है अगर दूसरी दुनिया यानी पैरेलल वर्ल्ड में जीन एग्जिस्ट कर सकती है तो वहां पर मैट भी होगा। इस बात को सोचने के बाद वह मैट से मिलने की जल्दबाजी करते हुए स्क्वायर पॉट में बैठकर खुद को दूसरी दुनिया यानी पैरेलल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देती है। फिल्म के अगले सीन में हमें जीन को रेड पॉट से निकलते हुए दिखाया जाता है। दरअसल फ्रेड्स वो पैरेलल वर्ल्ड की दूसरी दुनिया में पहुंच गई होती है। पॉट से निकलने के बाद जीन उस जगह पर पहुंचती है जहां पर वह मैट से मिला करती थी। अपने फॉर्म के ब्रिज पर पहुंचने के बाद वह देखती है वहां पर मैट पहले से खड़ा होता है। मैट को देखने के बाद वह खुशियों से भर जाती है। वह खुश होती हुई मैट के पास जाती है और मैट को आई लव यू बोलती है। जेन की बात सुनकर मैट कहता है ओ नो नो नो, तुम तो मर गई थी, तुम्हें तो मरा हुआ होना चाहिए था, तुम जिंदा कैसे हो। मैट की बात सुनकर जेन कहती है मैट, जिस दुनिया में तुम हो वहां मैं मर गई हूँ, जहाँ से मैं आई हूँ वहां पर तुम मर गए हो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? जेन की बात सुनकर मैट राजी हो जाता है, जिसके बाद जेन मैट को अपने वर्ल्ड में लाती है। पॉट से अपने वर्ल्ड में लाने के बाद उसके ऑफिस में रिग होता है। रिग मैट और जेन को साथ में देखकर कहता है तुम इस तरह से इंसानों को दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर नहीं ला सकती हो। अगर तुम इंसानों को इस तरह से लाओगी तो हो सकता है यूनिवर्स अनस्टेबल हो जाए, जिससे हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर जेन रिग की बातों को इग्नोर करते हुए मैट को अपने घर पर लाती है और फिर समांथा और जैक से मैट की मुलाकात करवाती है। मैट को सामने देखकर समांथा और जैक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने पिता जैसे दिखने वाले इंसान को हक करते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें जेन और मैट को एक साथ दिखाया जाता है जहां पर ये दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। मैट को वापस से पाने के बाद जेन अपने ऑफिस से छुट्टी लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैट के साथ बिताने की कोशिश करती है। मैट के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के क्रम में जेन को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैट की निगाहें समांथा पर हैं और कहीं न कहीं वह उसे बुरी नज़र से देख रहा है। कई बार मैट जेन की बेटी समांथा के कमरे में जाकर उसे घंटों तक घूरते रहता था या फिर जेन के कंप्यूटर या फिर उसके फ़ोन कॉल की डिटेल देखते रहता था। एक दिन मैट के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के क्रम में जेन को मैट की पैंट में एक अजीब तरह का डिवाइस दिखाई पड़ता है
जब मैट से वह इस डिवाइस के बारे में पूछती है तो मैट कहता है ये एक सेफ्टी डिवाइस है। आगे जेन मैट से इसके बारे में और जानने की कोशिश करती है, पर मैट जेन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। आगे की कहानी में जेन, मैट, समांथा और जेक को ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है। ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं कि उसी समय जेन की माँ दरवाजे पर आ जाती है। जेन की माँ को अपनी तरफ आता देख, यानी घर में आते देख, मैट घर से बाहर निकलकर लोकेलिटी में टहलने चला जाता है। लोकेलिटी में टहलने के क्रम में मैट को एक इंसान देख लेता है, जो मैट के पास आकर कहता है, तो मैट, तुम्हें तो मरा हुआ होना चाहिए। इंश्योरेंस वालों से कितने पैसे ऐंठे तुमने। देखो यार, मैं तेरे जिंदा होने की बात किसी को नहीं बताऊंगा। बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं सारे लोगों को बता दूंगा तुम जिंदा हो। समझ गए तुम। यहाँ पर मैट इस इंसान की बात को इग्नोर करता हुआ पार्क में आगे बढ़ता है। मैट आगे बढ़ा ही होता है कि यह इंसान फिर से मैट को आकर तंग करने लगता है। यहाँ पर मैट अपने पैकेट से इस तरह का डिवाइस निकालता है और उसकी एक स्विच को दबाकर इस इंसान को जलाकर मार देता है। अगली सुबह समांथा को उसके पिता मैट की पेंटिंग बनाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर मैट आता है और पेंटिंग को देखने लगता है। यहाँ पर पेंटिंग को देखने के बाद मैट अपनी नाक भौं सिकोड़ता है और फिर समांथा पर चिल्लाते हुए उस पर गुस्साने लगता है, जिससे समांथा बहुत ज्यादा डर जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल देसी बुक से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। हम वापस आते हैं कहानी की ओर। मैट की आवाज सुनकर जेन और जेक मैट और समांथा के पास आते हैं। यहाँ पर मैट जेन और जेक से कहता है, देखो ये मेरी किस तरह की तस्वीर बना रहा है। इतना कहने के बाद मैट अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर जेन और जेक मिलकर समांथा को संभालते हैं। जब समांथा शांत हो जाती है तब जेन मैट के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है। अपने पास जेन को आता देख मैट कहता है, देखो यार, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं जिस यूनिवर्स से आया हूँ वहाँ पर मेरे बच्चे नहीं थे, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है इन दोनों के साथ एडजस्ट होने में। क्या मुझे कुछ और टाइम मिल सकता है? जिस पर जेन कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपने दोनों बच्चों को अपनी बहन रुथ के यहाँ भेज रही हूँ। जिस दिन तुम स्टेबल हो जाओगे उस दिन मैं इन दोनों को वापस से बुला लूंगी। अब तो ठीक है ना? जिस पर मैट हाँ में सिर हिलाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। चूंकि जेन ने समांथा और जेक को अपनी बहन रुथ के पास भेजने का वादा किया था, इसीलिए अगली सुबह जेन जेक और समांथा को रुथ के पास ले जा रही होती है कि उसी समय उसके पास मैट का कॉल आता है। यहाँ पर मैट कहता है, तुम बच्चों को पहुंचाने के बाद कहाँ जाओगी? जिस पर जेन जवाब देती है, मैं ऑफिस जाऊंगी क्योंकि वहाँ मुझे काम है। तुम पहचानते हो ना रेग को, वो मेरा असिस्टेंट है, उसने मुझे बुलाया है। यहाँ पर मैट नाराजगी से जवाब देता है, रेग केवल तुम्हारा असिस्टेंट नहीं है जेन, मुझे मत सिखाओ वो तुम्हारा क्या लगता है। तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है मुझे अच्छे से पता है, प्लीज तुम मुझे सिखाना बंद करो। इतना कहने के बाद मैट कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। मैट के द्वारा रेग के बारे में ऐसा कहना जेन को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वह समांथा और जेक को रुथ के घर पर छोड़ने के बाद अपने ऑफिस पहुंचती है और सारी बात रेग को बताती है। यहाँ जेन आगे कहती है, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ रेग, मुझे इस इंसान पर ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है रेग, मैं इस इंसान को यहाँ पर लाकर फंस चुकी हूँ। मुझे इस इंसान के बारे में और जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। ना ही ये मेरे बच्चे को प्यार करता है और ना ही मुझ पर भरोसा करता है। सुनो रेग, मैं वापस से इस इंसान के यूनिवर्स में जाकर इसके बारे में जांच पड़ताल करना चाहती हूँ। आखिर ये इंसान कैसा है, इसके बाद ही मुझे पता चलेगा इसको यहाँ रखना है या नहीं रखना है। जेन के बात सुनकर रेग हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद रेग जेन को मैट के यूनिवर्स में भेजता है। मैट के यूनिवर्स यानी यूनिवर्स बी में पहुंचने के बाद जेन यूनिवर्स बी के जेन के घर पर जाती है ताकि वहां से मैट के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी हो सके। घर पर पहुंचने के बाद वह देखती है घर पर सामान बिखरा पड़ा है और बेड पर जेन की लाश है, जिसे देखकर ये जेन समझ जाती है यूनिवर्स बी के जेन को शायद मैट ने ही मारा है। यूनिवर्स बी के जेन को मरा हुआ देखकर
जेन एक तरफ यूनिवर्स बी के लैब में पहुंचकर अपनी यूनिवर्स में आने के प्रोसीजर को शुरू करती है, तो दूसरी तरफ इसी बीच में जेन के अपनी यूनिवर्स वाले लैब में मैट आकर रिक के साथ जबरदस्ती कर जेन के बारे में पूछता है। यहाँ पर रिक कुछ नहीं बताता, जिससे गुस्सा होकर मैट लैब की सारी इक्विपमेंट को खराब कर देता है और फिर अपने हाथ में पड़े हुए अजीब डिवाइस से रिक को चलाकर मार देता है। चूंकि मैट ने सारे इक्विपमेंट खराब कर दिए थे, इसीलिए जेन यूनिवर्स बी में फंसी रह जाती है। यहाँ पर जेन बार बार मशीन की सेटिंग में बदलाव कर अपने यूनिवर्स में आने की कोशिश करती है, पर मशीन के खराब होने की वजह से कुछ नहीं होता और वह थक हार कर लैब या ऑफिस की टेबल पर सो जाती है, जहां काफी देर बाद यूनिवर्स बी का रिक आता है और बड़े प्यार से जेन को संभालता हुआ टेबल पर जगाता है, जिसके बाद वह जेन को किस करने की कोशिश करता है। यहाँ यूनिवर्स बी वाले रिक के बिहेवियर से हमें पता चलता है केवल इस यूनिवर्स में रिक और जेन का अफेयर चल रहा था, जिसका पता यहाँ के मैट को था। चूंकि यूनिवर्स बी का मैट जेन के ओरिजिनल यूनिवर्स में गया था, इसीलिए मैट को लग रहा था शायद जेन के ओरिजिनल यूनिवर्स में भी जेन और रिक का अफेयर चल रहा होगा। इसी कारण मैट ने फोन कॉल पर वैसी बात कही थी जब जेन अपने बच्चों को रुथ के घर पर ले जा रही थी। रिक के द्वारा खुद को किस करते देख जेन रिक को रोकती है और फिर यूनिवर्स बी के जेन के मरे होने की बात और खुद के दूसरे यूनिवर्स से आने की बात रिक को बताती है। अपने प्यार के मौत की खबर सुनकर रिक थोड़ा परेशान होता है, पर जल्द ही वह खुद को संभाल लेता है। सारी बात जानने के बाद यूनिवर्स बी का रिक कहता है, अगर तुम इस मशीन से अपने यूनिवर्स में नहीं जा सकती तो क्या हुआ? मैंने अपने घर पर ठीक ऐसा ही सेटअप बनाया है, शायद हमें वहां जाकर ट्राई करना चाहिए ताकि तुम अपने यूनिवर्स में पहुंच सको। यूनिवर्स बी के रिक की बात सुनकर जेन रिक के साथ उसके घर के लिए निकलती है। रिक के घर पर पहुंचने के बाद वह वहां की मशीन में यूनिवर्स ए की कोऑर्डिनेट को डालकर रिक के साथ खुद को यूनिवर्स ए में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है, जिसके बाद ये दोनों दूसरे यूनिवर्स में पहुंचते हैं, जहां वह रिक की हेल्प से किसी कार से अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है। जब वह दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होती है, तब वह देखती है उसके पति और दोनों बच्चों के साथ कोई दूसरी जेन ब्रेकफास्ट कर रही है। ये वही सीन था फ्रेंड्स, जिसे आपने फिल्म के शुरुआत में देखा था। यहाँ पर दूसरी जेन और मैट को जिंदा देखकर यूनिवर्स ए की जेन समझ जाती है वह किसी तीसरे यूनिवर्स में आ गई है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए। इतना सोचने के बाद वह वापस से आकर गाड़ी में बैठ जाती है और रिक को लैब में चलने को कहती है। इसी क्रम में हमें मैट को दिखाया जाता है जो समांथा और जैक को स्कूल से लाकर किडनैप करने का सोचता है, जिसके लिए वह इन दोनों के स्कूल में फोन करता है, जिससे उसे पता चलता है जैक और समांथा को बहन रुथ अपने घर पर ले गई है। फोन पर इन सारी बातों को सुनने के बाद मैट रुथ के घर के लिए निकलता है। लैब में पहुंचने के बाद जेन वापस से वही कोऑर्डिनेट डालती है और इस बार वह अकेले ही उस यूनिवर्स में पहुंचती है जहां मैट रुथ के घर के लिए निकल रहा होता है। इस यूनिवर्स में पहुंचने के बाद जेन पहले अपने घर पर पहुंचकर रुथ को अपने घर पर तलाशती है कि शायद ये लोग घर पर पहुंच चुके होंगे, पर यहाँ पर जेन के दोनों बच्चे और रुथ नहीं होते, जिसके बाद वह जल्दबाजी में रुथ के घर पर पहुंचती है। रुथ के घर पर पहुंचने के बाद वह अपने बच्चों को समझाती है कि यह मैट तुम्हारे पिता की तरह सीधा साधा इंसान नहीं है, इसने तो कई मर्डर किए हैं, ये हम सब के लिए खतरा हो सकता है, हमें इसे इसके यूनिवर्स में भेजना होगा। जेन इतना कह रही होती है कि दरवाजे पर मैट आ जाता है। मैट को दरवाजे पर देखकर ये सारे लोग छिप जाते हैं। मैट चुपके से दरवाजे को खोलकर घर के अंदर दाखिल होता है और अपने पॉकेट में पड़े हुए अजीब से किलिंग डिवाइस को हाथ में लेकर सारे लोगों को तलाशने लगता है। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद लास्टली उसे जेन मिल जाती है, जिसके बाद जेन गुस्साते हुए मैट से कहती है, मुझे पता है तुमने उस जेन के साथ क्या किया था। यहाँ पर मैट अपने हाथ में पड़े हुए किलिंग डिवाइस को जेन को मारने के लिए आगे बढ़ाता है और मुस्कुराता हुआ कहता है, तुम साली हर एक यूनिवर्स में कुतिया ही रहोगी। इतना कहकर वह बटन दबाने की कोशिश करता है, पर ऐन मौके पर जैक आकर उसके सिर पर वार करता है, जिससे मैट वहीं बेहोश हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में जेन को समांथा और जैक के साथ उसके लैब में दिखाया जाता है, जहां पर वह मैट को स्क्वायर पॉट में डालकर किसी दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर देती है। जब दूसरे जगह मैट की आंखें खुलती है, तब वह एक बड़े से बॉक्स में होता है। जब मैट बाहर निकलकर सारी चीजों को देखता है,
तो उसके आसपास कुछ इस तरह के शेप में चीजें बनी होती है, जिसे देखकर ये लग रहा था कि मैट किसी जेल के अंदर बंद है। अब कहानी आती है 2 महीने बाद, जहां जेन, रुथ, समांथा और जैक को एक साथ टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है। जहां कुछ क्षण बाद दरवाजे पर घंटी बजती है। जब जेन दरवाजे पर जाकर देखती है, तब वहां पर यूनिवर्स बी का रिक होता है, जो बड़ी हड़बड़ी में जेन से कहता है, तुम दूसरी यूनिवर्स में हो जेन, ये तुम्हारा होम यूनिवर्स नहीं है। रिक के इतना कहते ही यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दरअसल फ्रेंड्स, मैट के द्वारा यूनिवर्स ए यानी जेन के होम यूनिवर्स में मशीन को खराब कर देने के बाद जेन कभी भी अपने होम यूनिवर्स में नहीं पहुंच पाती है, जहां वह अपने एक्चुअल के बच्चों के साथ रहा करती थी। क्योंकि जेन ने सेम कोऑर्डिनेट डाला था, इसीलिए वह एग्जैक्टली उसी टाइप के यूनिवर्स में पहुंचती है जहां उसके यूनिवर्स से रिलेटेड घटना घट रही थी। और जो आपने जेन के द्वारा मैट को पकड़कर किसी दूसरी यूनिवर्स में भेजने वाली घटना देखी, वह भी जेन के होम यूनिवर्स के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्स में घट रही थी। आपको क्या लगता है, क्या सच में पैरेलल वर्ल्ड जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में जरूर शेयर करना। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में ज़रूर लिखना। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना, और फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।